जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हिंदी लैंग्वेज, जो जनरल हिंदी पूछी जाएगी उसके सिलेबस पे बेसिस हैं। और ऐसा सोच समझ के बनाया गया, इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो सिलेबस पे आधारित हैं और इनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने या इन्हीं की तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। साथ ही आप लोग अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ भी सॉल्व पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ईएमआरएस एग्जामिनेशन में आप हॉस्टल वार्डन, पीजीटी, टीजीटी किसकी भी दे रहे हैं जिसमें भी जनरल हिंदी पूछी जाएगी, उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज या गद्यांश पे आधारित है, पठित गद्यांश पे है। पूरा गद्यांश हमें पढ़ना होगा और इसी के आधार पे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो गद्यांश शुरू करने से पहले हमें क्या करना है कि हम पहले अपने क्वेश्चन से देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बेसिस पे हमें थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन हमारा कहाँ पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन में समय का महत्व क्यों है। ये पहला क्वेश्चन है। देखते हैं और कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन इस पे हैं, इस अपठित गद्यांश पे। दूसरा क्वेश्चन है कि खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है। हमें किसी और चीज़ से नहीं मतलब है, हमें कहीं और कोई अर्थ नहीं जोड़ना है, हमें अपने अपठित जो ये गद्यांश दिया हुआ, ये पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ना है और इसी के बेसिस पे ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें किसी और का ध्यान, किसी और चीज़ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से जोड़ने जाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लिखी है उसी के बेसिस पे हमको सॉल्व करना। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 मिनट 2 मिनट में हम पढ़ सकते हैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हमारे आसानी से हो जाएंगे। कह रहा है कि कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगुणता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व ना पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेद चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र बनेगा। एक क्वेश्चन जो हमारा यही है कि चिड़ियों द्वारा मतलब रखवाला करने वाला, खेत का रखवाला करना उपहास का पात्र क्यों बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको टिक कर लीजिए। अभी हम लोग इसको मिलान कर लेंगे कि क्या बैठ रहा है। दूसरा जो एक चीज़ था कि समय पर क्या था, समय की बात की गई थी, समय पर संपादित वाला। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ समय से जुड़ा हुआ है। उसके देर से किए गए, आगे पढ़ते हैं, उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसलों को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता है तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इस पूरे गद्यांश में यही लिखा हुआ कि भाई समय से सारा चीज़, समय से काम हो जाए तो सही होता है। समय पे अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उस काम का होना ना होना बेकार है, वो व्यर्थ है। अगर चिड़िया चुग ही लेगी खेत तो रखवाली करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर बारिश बाद में हो रही है, जब हमें ज़रूरत थी, किसान को बारिश की ज़रूरत थी, सिंचाई की ज़रूरत थी, उस समय बारिश नहीं हो रहा है, उसके बाद हो रहा है तो उसका कोई मूल्य थोड़ी ना। यही इस गद्यांश में कहा जा रहा है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवन में समय का महत्व क्यों है। समय काम के लिए प्रेरणा देता है, ऐसी कोई बात गद्यांश में कही नहीं गई है। समय की परवाह लोग नहीं करते, ये भी बात कोई कही नहीं गई है। समय पर किया गया काम सफल होता है। जी हाँ, सही आंसर यही है, समय ही बलवान होता है। बात सही है, लेकिन ये हमारे गद्यांश में नहीं दिया। हमने कहा कि हमें और कहीं से कोई मतलब जोड़ने की मतलब नहीं है, हमें जो गद्यांश में हमारी बातें कही हम उसी को सत्य मान रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि समय का महत्व क्यों होता है। समय का महत्व इसलिए कि समय पर किया गया काम ही सफल होता है। उसके बाद अगर कोई काम होता है, समय निकल जाने के बाद होता तो वो व्यर्थ होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है। उपहास का पात्र तब बनेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत, मतलब रखवाली अगर कर रहे हैं उससे पहले किसी ने उसको चोरी कर लिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद अगर आप रखवाली करने जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि खेत में पौधे नहीं उगते हैं। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो है इस गद्यांश में नहीं कही गई है। समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है, जाहिर सी बात है, समय के पे खेत की रखवाली नहीं करता, इसीलिए उपहास का पात्र बनता है। चिड़ियों का इंतजार करता रहता है, ऐसी भी कोई बात नहीं, चिड़ियों का क्यों इंतजार करेगा। खेत पे मौजूद नहीं रहता, मौजूद तो नहीं था लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उपहास का पात्र इसलिए बनता है कि वो समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है। उसके बाद जब अब कोई
चीज़ उसमें हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, उसके बाद रखवाली करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आसानी से हो गए, कोई इसमें इतना बड़ा चीज़ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुहावरे से जुड़ा हुआ है कि चादर के बाहर पैर पसारना। सभी लोग कहते हैं कि भाई जितनी औकात हो उतना ही काम करो, अपनी औकात से बाहर कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपके पास 100 रुपया हो और 1000 रुपये की पार्टी देने की बात कर रहे हो तो यही कहा जाएगा कि चादर के बाहर आप पैर पसार रहे हो, तो सावधान हो जाओ। इतनी औकात जितनी है, जिसकी जितनी औकात है, जिसकी जितनी क्षमता है, उतना ही काम करना चाहिए, उतना ही चीज़ चलना चाहिए। चलिए अर्थ देख लेते हैं। पहला चीज़ दे रहा है कि खूब कमाना, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आय से अधिक व्यय करना, जी हाँ राइट आंसर यही है। सेखी बघाड़ने का इसका कोई मतलब नहीं है। अत्यधिक व्यय करने का भी कोई मतलब नहीं है। चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब यही होता है कि आप जो है अपनी औकात से, अपनी क्षमता से अधिक व्यय कर रहे हैं, जो आपकी क्षमता नहीं है, तो इसी को कहा जाता था कि चादर के बाहर पैर पसारना। इसका वाक्य प्रयोग भी पूछा जा सकता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, शुष्क का विलोम शब्द क्या है? यहाँ विलोम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उष्ण पहला दिया है उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म, जैसे उष्ण कटिबंधीय होता है ना भाई, तो उष्ण का मतलब होता है हॉट या गर्म। तो विलोम तुरंत ऐसे शुष्क का उष्ण मत लगा दीजिएगा। शुष्क का होता है आर्द्र। शुष्क का मतलब होता है सूखा, जहाँ पे नमी की कमी है, सूखा। और आर्द्र का मतलब है जहाँ पे नमी है। तो विलोम हो गया ना भाई। तो शुष्क का जो विलोम होगा वो आर्द्र होगा, राइट आंसर यही है। शीत का मतलब तो ठंडा होता है, शिष्ट का मतलब जो शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो विलोम शब्द हो गया शुष्क का आर्द्र। पांचवा क्वेश्चन, पर्यायवाची से पूछा है। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। नहीं है को आप अंडरलाइन कर लीजिए, कभी कभी गलती हम कर जाते हैं एग्जामिनेशन में, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। घर का क्या पर्यायवाची होता है? गृह माने घर भी होता है, गृह, गृह निवास, गृह जनपद। गृह का मतलब भी होता है होम होता है, घर होता है। अब यहाँ पे दिया ग्रह। ग्रह का तो मतलब भाई जो अपने नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सारे इसमें आते हैं। जो 9 ग्रह आए हैं, बुध ग्रह और ये सब जो हटा दिए गए छोटे ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह हैं। तो ग्रह का मतलब घर नहीं होता, ये पर्यायवाची घर का नहीं है। हमारा राइट आंसर यही है। आलय का मतलब भी घर होता है, जैसे कि ज्ञानालय। ज्ञानालय क्या है भाई? ज्ञान का घर। जो हमारा चैनल है, कृपया करके आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्ञान का घर मतलब ज्ञानालय होता है। हिमालय, हिमालय मतलब हिम का घर, हिमालय। और निलय का मतलब भी घर होता है। तो घर की ये 3 पर्यायवाची हैं, गृह, आलय और निलय। ये घर की पर्यायवाची हैं। गृह जो एक ग्रह लिखा हुआ है, ये पर्यायवाची घर का नहीं है। छठा क्वेश्चन, संधि विच्छेद से जुड़ा हुआ संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सज धन जन, सत धन जन, सजजा जन और सज्जन। ये चीज़ इस पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सत धन जन। ये एक तरह की व्यंजन संधि है। हमने पहले पढ़ाया था व्यंजन वाली, हमने ट्रिक भी संधि के बारे में बता रखी है कि व्यंजन संधि का मतलब ये होता है जब 2 व्यंजन, किसी व्यंजन से कोई स्वर मिल जाए या व्यंजन से कोई व्यंजन मिल जाए तो हम उसे कहते हैं व्यंजन संधि। संधि का मतलब ये होता है वर्णों का मेल। कई बार बता चुका हूँ, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार थी। स्वर संधि एक थी, स्वर संधि जिसमें स्वर आपस में मिलते हैं। दूसरी थी व्यंजन संधि, व्यंजन आपस में मिल रहे हो, इंग्लिश में इसको कंसोनेंट कहते हैं। और एक विसर्ग संधि थी जिसमें आहा की मात्रा लगती है, वो वाली विसर्ग होती है। तो ये 3 तरह की मेनली जो है संधि होते हैं। ये जो सज्जन दिया हुआ, सज्जन जो है व्यंजन संधि है, क्योंकि सत में आ की मात्रा नहीं है, हलंत लगा हुआ है। तो आ की मात्रा नहीं है, इसका मतलब आधा ता ये लिखा हुआ है। तो सत आधा ता और जन। अब यहाँ पे जन में जा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो ता से आ मिला ना भाई, ता का जो ता लिखा हुआ है, आधा ता लिखा हुआ है, वो व्यंजन है। और व्यंजन से एक स्वर मिल रहा है, व्यंजन से या कोई व्यंजन मिल जाए तो कैसा, किस तरह की संधि हो जाएगी? वो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो सत धन जन बराबर सज्जन होता है। और सज्जन जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। जहाँ भी मेनली क्या होता है कि जहाँ पे आपको कोई आधा व्यंजन मिल जाए, आधा ता मिल जाए, आधा जा मिल जाए, आधा कुछ भी मिल जाए, कोई भी आधा अक्षर मिल जाए, तो वो बेसिकली होता है व्यंजन संधि। 100% तो नहीं होता है कि, लेकिन अधिकांश केसों में अगर आपको आधा जा, आधा ता, कहीं भी आपको आधा अक्षर मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि होगी। अपवाद इसके भी हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको मोटा मोटा करके गेस कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, समाज से पूछा गया है। त्रिवेणी, त्रिवेणी का क्या मतलब होता है? जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, जैसे संगम। कहाँ का संगम?
इलाहाबाद का या प्रयागराज का संगम, संगम प्रयागराज। इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था, नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। प्रयागराज का मतलब होता है, राज का मतलब होता है नदियों का राजा या तीर्थों का राजा, इसको प्रयागराज कहा जाता है। तो संगम है, इलाहाबाद संगम है। त्रिवेणी भी इसको कहते हैं। संगम किसकी है? 3 नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे, गंगा मिलती है, यमुना मिलती है और एक अदृश्य नदी है, दिखाई तो नहीं पड़ती है लेकिन माना जाता है, पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है, सरस्वती नदी है, सरस्वती है। सरस्वती नदी जो है वो 3 नदियां आपस में यहाँ पे संगम करती हैं, यहाँ पे इनका समागम होता है जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, यमक। यमक समास होता ही नहीं, यमक तो अलंकार होती है, तो इसको आप तुरंत काट दीजिए, ये ऑप्शन गलत है, काट दीजिए। या दिग्गु समास, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब समास पढ़ रहे थे तो वो भी बताया था कि जहाँ पे भी संख्या आपको मिल जाए, कोई भी संख्या 2, 3, 4 संख्या अगर आपको कहीं भी मिल जाए किसी शब्द में, तो आप सीधा अपना आंसर मारिए, वो दिग्गु समास होगा। त्रिवेणी मतलब 3, त्रि आगे लिखा हुआ ना, मतलब 3, बेड़ी मतलब नदी, 3 नदी या 3 चीज़ें जहाँ पे मिल रही है उसे त्रिवेणी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हो गया चौराहा, चौराहा तो चौ हो गया ना भाई, 4 इसमें संख्या हो गया। तिराहा, तिराहा, तिराहा में मतलब 3 की संख्या कह रहा है। तो इस तरह से कोई भी शब्द जिसमें पूछ ले, जिसमें संख्या आपको मिल जाए, तो समझ जाइए कि वो दिग्गु समास में, दिग्गु समास में कहीं पे किसी संख्या का पता चलता है। तो त्रिवेणी में हमें 3 की पता चल रही है। 8वां दे रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी से पूछा गया है कि शब्द कौन सा है? कलेश, 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 कलेश। तो राइट आंसर आपका सी है, बड़ा सा से कलेश जो होता है वो सही है। कलेश मतलब होता है आपस में द्वेष है, राग द्वेष वाला जो चीज़ आती है वो है कलेश, घर में कलेश है, तो ये इसकी वर्तनी, सही वर्तनी कलेश की है। 9वां क्वेश्चन, समुद्र की आग, जैसे जंगल की आग होती है, दंगल की आग को दावानल कहते हैं। जब जंगल में आग लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। उसी प्रकार समुद्र में भी अगर आग लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? जलागम कहेंगे, बड़वानल कहेंगे, या फिर जो होता है भीषणाग्नि कहेंगे। तो समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है। समुद्र में भी आग लगती है तो उसका नाम है बड़वानल। ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है, ये ग्रामर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको व्याकरण से देख लेते हैं कि कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ, तो ये सही है, वाक्य सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुमसे अच्छा है क्या मतलब है भाई? तुम्हारे चश्मे से अच्छा है ना। ये हमारी अगर तुलना किससे हो रही है? एक चश्मे की दूसरे चश्मे से हो रही है, मेरी तुलना तुमसे तो हो नहीं रही है। तो ये जो है सेंटेंस गलत है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये राइट आंसर होगा। तो ये वाक्य जो है गलत है। तुम सबसे सुंदर हो, कोई बात नहीं, सुंदर हो अच्छी बात है। तो राइट आंसर आपका ये हो गया, जो चश्मा वाला है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो का हिंदी के प्रैक्टिस सेट का समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।